नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और महाविकास अघाड़ी की हार के बाद राजनीति उफान पर है। महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सीएम बनेंगे, ये तय है। यूबीटी और शरद पवार की हार से विपक्ष की ताकत खत्म हो चुकी है। बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली है, इसलिए सरकार भी अगले 5 साल स्थिर रहेगी। खबरों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तैयार है। महायुति की पार्टियों में हर 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद का फार्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से बीजेपी के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। यानी महायुति में संघर्ष खत्म हो चुका है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि पार्टी ने उन्हें फिलहाल पद पर बने रहने के लिए कहा है, जिससे साफ है कि अघाड़ी में हार से जमकर बवाल मचा है। तो कैसे महायुति में सीएम पद को लेकर बनी सहमति, कैसे शिवसेना यूबीटी में मची है भगदड़, महाराष्ट्र में क्या होगी अगली सरकार की रूपरेखा, क्या होगा अघाड़ी गठबंधन का भविष्य, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस संघर्ष की बात महायुति में की जा रही थी वो आपसी सहमति के बाद सुलझा लिया गया। देखिए, संघर्ष मीडिया में था। वो सारे लोग मैच्योर्ड लोग हैं। जब पिछली बार सरकार बनी, फिर अजीत पवार आए, ये सारी चीज़ें मुंबई में तय नहीं हो रही थी, ये यहाँ दिल्ली में तय हो रहा था। और आज रात सारे लोग दिल्ली में मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। जो जानकारी मिल रही है कि इस रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस है, और एक तो दबाव भी है पार्टी के अंदर से, संघ के तरफ से भी ये दबाव दिया जा रहा है। अब फैसला वो होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा वहां पे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं। किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, कितने कितने लोग होंगे, फॉर्मूला तो सेट है, लेकिन यह भी दिल्ली के अंदर ही तय हो जाएगा। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तय कर देंगे कि कौन कौन से कैबिनेट में कौन व्यक्ति को, किस पार्टी को क्या जिम्मेदारी दी जाए। तो ये एक मसला जो है वो सॉल्व होता नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो जानकारी मिल रही है कि बहुत ही विशाल आयोजन किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी खुद जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि वानखेड़े स्टेडियम के अंदर पूरा स्टेडियम खचाखच होगा, लोगों को भी फ्री एंट्री मिलेगी, और वहाँ पे ये बड़ा कार्यक्रम करके पूरे देश को बताया जाए कि हमने कितना बड़ा चुनाव जीता है। ऐतिहासिक चुनाव है, ऐतिहासिक जीत है। तो जो शपथ ग्रहण समारोह वो भी ऐतिहासिक होगा, ये जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे लोग ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही खबर आई तो कोई अजीत पवार की पत्नी के पास चला गया, तो वो पत्नी क्या बोलेगी कि भाई मुख्यमंत्री तो बनेगा। फिर कोई शिंदे के परिवार वालों के पास चला गया, उनके बेटे के पास चला गया, तो परिवार के लोग क्या बोलेंगे, क्या कोई भी बने, क्या हमारे बनेंगे मंत्री। लेकिन ये सारे विवाद जो हैं वो कायदे से सुलझा लिए जाएंगे। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत है, जो आंकड़ा 132 का है, उसके सामने सारे लोगों की बोलती बंद हो गई है। यहाँ पर रूपरेखा क्या होगी, अब जो आगामी सरकार होगी, जो कमान संभालने जा रहे हैं फडणवीस साहब, उसकी रूपरेखा क्या होगी? रूपरेखा तो लगभग तय है। जिस तरीके से फडणवीस ने चुनाव से पहले बोला और चुनाव के समय बोला और अब वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार आगे क्या करने वाली है स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है, एक मुद्दे की जीत हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को बेहतर तरीके से पेश किया और लोगों को यह भरोसा दिलाया आगे हमारे पास यही मुद्दा रहेगा। मतलब ओवरऑल हिंदुओं की जीत हुई है। और एकनाथ शिंदे जो कुछ दिन तक लगातार लगभग ये मानते रहे कि हो सकता है कि इस बार भी हमें थाली में सजाकर मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, क्योंकि उम्मीद सबकी रहती है। इन्होंने भी 30-35 घंटे तक लगातार नेगोशिएशन किया कि कुछ समय के लिए हमें मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, क्योंकि हमारे नेतृत्व में, यानी कि वो मुख्यमंत्री थे जब चुनाव हो रहा था तो। लेकिन फिर भी स्थितियां क्या है, क्योंकि ये नेगोशिएशन का लेवल था।
सब लोगों को पता है कि हमारी महत्वाकांक्षा किस दिशा में जा रही है और उसका परिणाम क्या होगा। 2019 में यही हुआ था। 2019 में 2.5 साल का भी फार्मूले की भी बात की जा रही है कि 2.5 साल का हिस्सा उनके आ जाता है। एकनाथ शिंदे 2.5 साल रहे, 2.5 साल क्या कहते हैं फडणवीस सीएम। अगर 2.5 साल का फार्मूला आएगा तो फिर अजीत पवार के लिए क्या आएगा? अजीत पवार के लिए 6 महीना का फार्मूला तो नहीं आ सकता। ऐसा कोई फार्मूला नहीं था। अगर किसी गठबंधन में एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिलती है, 132 सीटें, 145 सीटें चाहिए और 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो उसमें 2.5 साल 1.5 साल का फार्मूला हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो फुल टर्म के लिए होगा। किसी को अगर सत्ता सौंपी जाएगी तो एक को सौंपी जाएगी। जैसे पिछली बार शिवसेना टूटी और टूटने के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लग रहा था कि ये टूट फूट हुई है, उसमें हमारी भूमिका को लेकर ये लोग सवाल खड़ा करेंगे कि देखो अपना सीएम बनाने के लिए इन लोगों ने शिवसेना को तोड़ दिया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने यह चुनौती थी कि आप शिवसेना को तोड़ रहे हो। एनसीपी का टूटना, कांग्रेस का टूटना अलग बात है, शिवसेना का टूटना अलग बात है, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी है और बाला साहब ठाकरे ने शुरुआती दौर से इसका एजेंडा, मुद्दा सब कुछ फिक्स करके रखा था। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे थोड़ा इधर उधर भी हुए, लेकिन फिर भी शिव सैनिकों के मन में यह न लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़फोड़ कर दिया। इसलिए उस समय कहा गया कि वैचारिक तौर पर शिंदे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के विरोधी थे और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से इस पूरे विचार को बदल दिया, उसमें शिवसेना के अंदर विद्रोह हो रही थी। हमने सरकार बनाने में सपोर्ट किया कि हमारी विचारधारा की सरकार हो। इसलिए इस बार तो कोई कंफ्यूजन है नहीं और शिंदे ये मानते हैं, समझते हैं कि अगर हमने ज्यादा नेगोशिएशन किया, ज्यादा परेशानी पैदा की, तो फिर हमारा हश्र उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की तरह हो सकता है। क्योंकि ये चुनाव शिंदे के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, एक मुद्दे पर लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोगों का भी नैया पार हो गया, चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो। और इसलिए ये दोनों पार्टनर जो हैं कोई बड़े नेगोशिएशन के मोड में नहीं है, ये मांग कर रहे थे। इसका मतलब है कि एक रिक्वेस्ट है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। यानी महायुति में संघर्ष पूरी तरह से समाप्त, लेकिन संघर्ष सबसे ज्यादा अघाड़ी में देखा जा रहा है। अघाड़ी गठबंधन रहेगा या नहीं? देखिए, उसी डिस्कशन को मैं आगे लेकर चलता हूं कि शिंदे साहब को अच्छी तरीके से मालूम है उधर जो 20 विधायक बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे के, इधर गड़बड़ होगा। सबसे पहले उद्धव ठाकरे सामने आकर के कह देंगे कि भाई हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और अनकंडीशनल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सरवाइव करना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। यह हश्र इसमें है, बीएमसी में परफॉर्मेंस ऐसा ही आया तो यह पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पार्टी चलाने के लिए, अपने वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ विचारधारा ही नहीं, सिर्फ नाम ही नहीं, कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वो अपनी बर्बादी की कगार पे है और वही हाल वहां शरद पवार की है। शरद पवार देखिए किस तरह का उन्होंने बयान दिया, बड़ा मैच्योर्ड बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम के बेकार की बातें हैं। उन्होंने इधर उधर की बातें तो की, उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से इन लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे को उठाया। योगी जी की वजह से महायुति जो है वो चुनाव जीत गई। वो कटाक्ष कर रहे हैं कि हम लोग लड़ते झगड़ते रह गए आपस में, इसलिए जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब यह भी संभावना कि भाई उनकी पार्टी टूट रही है, क्योंकि जो अजीत पवार के चीफ विप हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि 7 आदमी का तो कॉल आ गया कि क्या करना है महाराज, इधर रहें या उधर जाएं। पार्टी टूट, देखिए संख्या इतनी कम है इन लोगों की। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे उन्होंने मीटिंग बुलाई मातोश्री में और स्कूल में जैसे होता है ना, सबको हाथ खड़ा करवा करके शपथ दिलवाया गया है कि हम पार्टी छोड़ेंगे नहीं, उद्धव ठाकरे जो बोलेंगे वो मैं करूंगा।
और बाहर निकल करके यही जो विधायक हैं वो सिंधे के लोगों को फोन करके बता रहे हैं, क्योंकि अब तो 5 साल उनके यहां काम नहीं हो पाएगा। कोई विधायक है वो तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो काम करा सके। सत्ता के बाहर रहेंगे, सरकार से लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो फिलहाल आपने नाना पटोले के बारे में बात की कि उसने इस्तीफा के लिए कह दिया, कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे का शिवसेना हो या फिर एनसीपी शरद पवार हो, ये तीनों ही पार्टी एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है कि एक गलत मूव और ये तीनों की तीनों पार्टी टूटेगी और ये सब महायुति में जाकर के शामिल हो जाएंगे। मतलब महायुति का जो आंकड़ा है 230 का, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, ये आंकड़ों का खेल अभी खत्म नहीं होगा। ये आगे क्या हो सकता है, ये संभावना है इस बात की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होता रहा है। शरद पवार सबसे शातिर चतुर व्यक्ति हैं महाराष्ट्र की राजनीति के अभी के समय का। उन्होंने शिवसेना को तोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सामान्य अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 2014 का चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटें मिली, 63 सीटें यही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली थी। और उस समय क्या हुआ, सरकार बनाने की बात आई, क्योंकि अलग अलग चारों दलों ने चुनाव लड़े थे। शरद पवार ने भी, कांग्रेस ने भी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उधर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो उस समय हुआ क्या, शरद पवार ने सबसे पहले आकर कहा, मुझे बिना शर्त का हम समर्थन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार बना के वहां लगभग 8 महीने तक सरकार चलाई और उद्धव ठाकरे बैठकर देखते रहे, नहीं नहीं हम अलग चुनाव लड़े हैं, हम सरकार को समर्थन क्यों देंगे। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलए ने इन्हीं पर दबाव डाला कि हम बाहर बैठकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की देखते रहे या अंदर में सरकार के साथ जाकर हम शामिल हो और मंत्रालय लें, ताकि शिवसेना के लोगों का काम भी हो, विधायकों का काम भी हो और सरकार के साथ रहने से हमारा जो पोजीशन है महाराष्ट्र के अंदर वो बेहतर हो कि हम विपक्ष में नहीं बैठे, सत्ता में बैठे हैं। और ये शरद पवार फिर बाद में ये जो बिना शर्त के समर्थन दिए थे वो फिर वापस आ गए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2019 में यही शरद पवार ने सबसे पहले यही बयान दिया था कि हमें जनता ने विपक्ष में बैठे रहने का मैंडेट दिया है, इसलिए हम तो विपक्ष में रहेंगे। ये उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, वो दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, कैसे सहमति बनेगी, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार ने बोला था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑफर मिलने लगा वैसे ही शरद पवार पलटी मार लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को सहमत कर लिया, जबकि कांग्रेस कभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ आने के लिए सोच नहीं सकती थी। यह विकल्प दिया इन लोगों ने और उद्धव ठाकरे वहां जाकर ऐसे फंसे कि आज इनकी स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि पार्टी में जितने विधायक आए हैं चुनकर वो अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी अब उद्धव ठाकरे को अकेले में जब बात होती होगी तो यही बोलते होंगे कि आपने तो मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपको तो विरासत में बाला साहब ने ऐसी पार्टी दी थी जो आपके बिना कुछ किए हुए इतने सालों तक, अगर देखा जाए 14 से लेकर 24 तक 10 सालों तक आप कुछ करें नहीं करें फिर भी शिवसेना ठीक ठाक पोजीशन में रही। लेकिन आपने पार्टी तुड़वाया, विचारधारा तुड़वाया, आगे का भविष्य खत्म किया और साथ ही ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है जिसके कारण आगे भी संभावना कम होती दिखाई पड़ रही है। मतलब ये जो अघाड़ी की ये जो गठबंधन है, ये तीनों पार्टियां अब चुनाव के बाद एक दूसरे के साथ है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। ये तीनों मिलकर विधानसभा के अंदर कोई आवाज नहीं उठाएंगे, सबका अपना डफली अपने राग रहेगा, क्योंकि ये चुनाव ने तय कर दिया है कि कौन किस दिशा में जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महायुति 234 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता में लौटी और इस चुनाव में सरकार के सभी 28 मंत्रियों ने एंटी इनकम्बेंसी का जोरदार मुकाबला किया और विधानसभा में वापस लौट गए। इनमें कई 2.5 साल तक मंत्री रहे तो कई उद्धव और शिंदे दोनों की सरकारों में मंत्री बनकर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अब एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में महायुति ने अपनी कमान संभालने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।